हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग के बारे में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी पिछली वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी पूरे एंड तक और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई कंसेप्ट में फिर भी डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारा ये गोल है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। मीन्स ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड गेट दी एजुकेशन सो दैट मनी और स्पेस या फिर टाइम या फिर कोई भी चीज़ उसके लिए लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। उसे हर एक चीज़ ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का ये लास्ट पार्ट है और आज हम सॉलिड स्टेट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर किसी कारणवश वो क्लासेस नहीं जा रहे हैं या फिर फ़िलहाल वो फ्री हैं और उनके पास टाइम है और वो पढ़ सकते हैं इवन दो दे हैव जॉइंड एनी क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। दे आर हैविंग फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है, एंड दैट टू एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और जनरली वो वैल्यू लो होती है, थोड़ी कम होती है। बट अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है। और वो कैसे ज़्यादा होती है? जी हाँ, उसके अंदर कुछ हम चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस की वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो चेंज के फिनोमेना को हम बोलते हैं डोपिंग। तो क्या होता है डोपिंग और कैसे बनते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? पहले इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर चीज़ों को पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं ले लेता हूँ एक क्रिस्टल। क्या ले लेता हूँ? एक क्रिस्टल। किसका? जी हाँ, मेटलॉइड का। मेटलॉइड, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मेटलॉइड ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और जनरली जो एग्जांपल हम लेते हैं वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सिलिकॉन का। मान लीजिए ये सिलिकॉन का लैटिस है। आई होप आपको पता है कि लैटिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये देखिए, हर जगह सिलिकॉन सिलिकॉन और सिलिकॉन है। और आप सब जानते हैं सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है? कार्बन फैमिली का। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में। तो मैं इसे एक डॉट से दिखाता हूँ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे सारे सिलिकॉन के सराउंडिंग में ऐसे 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये सिलिकॉन का लैटिस हो गया। ठीक है, अब डोपिंग मतलब क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें हम होस्ट के पार्टिकल को हटा के एक नए गेस्ट को ला देते हैं। गेस्ट मतलब क्या? इसमें इम्प्योरिटी ला देते हैं। मतलब यहाँ से मैं एक सिलिकॉन के एटम को हटा देता हूँ उसकी लैटिस साइड से। तो देखिए, ये सिलिकॉन को मैंने यहाँ से हटा दिया और सिलिकॉन क्या था? होस्ट। होस्ट क्यों? क्योंकि उसने ही ये पूरी लैटिस बनाई थी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ? मैं इसमें एक ऐसी स्पीशीज़ को ला देता हूँ जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो वो सिलिकॉन से ज़्यादा है या तो फिर सिलिकॉन से कम है। मैं दोनों ला सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं ऐसा लाता हूँ जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा है। तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो उसके बाद वाले फैमिली का कोई मेंबर ले लेता हूँ, दैट इज़ फॉस्फोरस। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ला दिया फॉस्फोरस, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंपली हुआ क्या? फॉस्फोरस ने सिलिकॉन का साइड ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब नाउ the lattice site of silicon is occupied by phosphorus, and we all know that phosphorus is having 5 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell। जो phosphorus है उसके outermost shell में 5 इलेक्ट्रॉन है।
ये देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके कंपेयर में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो गए। मतलब क्या बढ़ गया ये पूरे लैटिस में, पूरे लैटिस में अब कौन से चार्जेस बढ़ गए, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन, मैं कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज कंपेयर टू अदर सिलिकॉन लैटिस साइट एट दिस पर्टिकुलर लैटिस साइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन इंक्रीज। और जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ जाएगा, जी हाँ, ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। हालांकि चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में भी बता सकता हूँ, बट ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, इसीलिए जितना हो सके उतना शॉर्ट में मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज से ही हमने एक टर्म ले लिया एन, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे टाइप वाले सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया, सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस को लाया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो फास्फोरस है उसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो सेमीकंडक्टर मिल जाता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, या फिर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक दूसरा चेंज करता हूँ। दूसरा चेंज मतलब क्या, अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी हमने किया था वो उसका जो ऑपोजिट है वो करेंगे। अभी जो मैंने इम्प्योरिटी लाई थी या फिर जो गेस्ट एटम या गेस्ट पार्टिकल लाया था वो सिलिकॉन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता था, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब एक ऐसा पार्टिकल लाने वाला हूँ जो सिलिकॉन के कंपेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रखता है। तो अब मेरे को कौन से फैमिली का लाना होगा आप बताइए, जी हाँ, सिलिकॉन के एक पीछे वाली फैमिली, दैट इज बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, गैलियम। गैलियम के बाद क्या आता है, इंडियम। तो हम इन तीनों में से कोई भी लेते हैं, मैं प्रीफर करता हूँ एल्यूमिनियम, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेम पीरियड। तो याद रखना, सिलिकॉन जो था वो कौन से ग्रुप का था, 14, और जब आपने उसकी डोपिंग कौन से ग्रुप से कराई थी, 15 से। तो जब 15 से कराई तो आपको कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मिला, जी हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अब मैं कौन से ग्रुप से डोपिंग करा रहा हूँ उसका, कौन से ग्रुप के एलिमेंट से, जी हाँ, 13 ग्रुप के एलिमेंट से, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जी हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, अब ज़रा देखिए, अब ये इस कंसेप्ट को समझने में थोड़ा और अच्छा फीलिंग आएगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, अब इसे भी मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से मैं इसे ऐसे खाली रख देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा क्रिस्टल में, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, तो आप क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जी हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये जो खाली जगह है इसे कौन भरेगा, जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली जगह आ जाएगी। ठीक उसी तरह ये जो सिलिकॉन पे खाली जगह रहेगा, इसे दूसरे बगल वाला जो सिलिकॉन होगा वो इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो सिंपल, आप क्या देख रहे हैं, जो होल क्रिएट हो रहे हैं वो कौन से साइड में जा रहे हैं, जी हाँ, वो लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जा रहे हैं। मैं वापस ले लेता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये जगह खाली है, और यहाँ पे सिलिकॉन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन से साइड माइग्रेट कर रहे हैं, जी हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो फिर बगल वाले सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फिर होल हो जाएगा। फिर ये, तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये होल कौन से साइड में मूव हो रहे हैं,
जी हाँ, ये होल लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो रहे हैं, मतलब द होल्स आर बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वाई दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल। और इस पॉजिटिव के पी से ही हमने सेमीकंडक्टर का नाम रख दिया, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये भी कौन से टाइप का है? जी हाँ, एक्सट्रिंसिक, जिसमें हमने चेंजेस खुद से लाए हैं, और इस चेंज के लाने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम थियरी वाले पार्ट को देख लेते हैं। The conductivity of a semiconductor can be increased by doping. The process of addition of minute quantity of impurity to a semiconductor to increase its conductivity is called as doping. देखिए ये प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। The added impurity is called as dopant. Okay, a doped semiconductor having higher conductivity than the pure intrinsic semiconductor is an extrinsic semiconductor. मतलब सिलिकॉन का आप नॉर्मल कंडक्टिविटी अगर देखते तो वो कम होता, किसके कंपेयर में? जब सिलिकॉन को हमने डोप करा दिया, या फिर जब सिलिकॉन से हमने एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। तो जब नॉर्मल सिलिकॉन में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बन जाता है उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और प्योर सिलिकॉन से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेमली एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम सबसे पहले एन टाइप का देख लेते हैं। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। अब इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो बैंड से एक्सप्लेन किया है, मतलब एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किस में होंगे? जी हाँ, कंडक्शन बैंड में। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच बिलोंग्स टू ग्रुप 14, मतलब 15 के एलिमेंट को आप 14 में इंट्रोड्यूस करेंगे। 14 में कौन है? जी हाँ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Let a small quantity of phosphorus be doped into pure silicon. Will the resulting material contain the same number of total number of electron as the original pure silicon? No. इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे। Will the material be electrically neutral or charged? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और चार्ज, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप ऐसा भूलना मत कि अगर फॉस्फोरस आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है तो फॉस्फोरस के न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन भी हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हो गया है वो एक्स्ट्रा हो गया है, अदरवाइज चार्ज तो मेंटेन ही रहता है, दैट इज न्यूट्रल। Consider, for example, doping of silicon with phosphorus. Silicon has a crystal structure in which each silicon atom is linked tetrahedrally to 4 silicon atom. मतलब अगर सिलिकॉन का आप लैटिस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे सिलिकॉन होता है, इसको दूसरा सिलिकॉन, ये तीसरा सिलिकॉन, ये चौथा सिलिकॉन, ये पांचवा सिलिकॉन, और ये ऐसे कंटिन्यू रहता है, ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। When small quantity of phosphorus is added to pure silicon, phosphorus atom occupy same vacant site in lattice इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन एटम एज शोन इन फिगर 1.6। ये देखिए यहाँ पे कौन आ गया? सिलिकॉन आ गया, और सॉरी सिलिकॉन के जगह पे फॉस्फोरस आ गया। ओके, द ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन रिमेन्स अनचेंज्ड। 4 of 5 valence electron of phosphorus are utilized in bonding to the closest 4 silicon atom. Thus, phosphorus has one extra electron देन नीडेड फॉर बॉन्डिंग। जैसे एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस भी 4 सिलिकॉन से अटैच होगा, बट उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जी हाँ, therefore Si doped with phosphorus has more number of electron in conduction band than those in conduction band in pure silicon as shown in figure 1.27। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डोप्ड विद फॉस्फोरस इज हायर देन दोज ऑफ सिलिकॉन। ये देखिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में आ गया? कंडक्शन बैंड, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होती है दो बैंड बनते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। बैंड मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जनरली वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं और कंडक्शन बैंड जनरली वेकेंट होते हैं, बट कभी कभी उनमें भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ऐसा, तो ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस का, किस में आ गया? कंडक्शन बैंड में। द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या करता है? जी हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। बिकॉज ऑफ द चार्ज कैरियर्स
आर द इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें जो चार्ज है वो कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया है? ज़्यादा। सिलिकॉन, जर्मेनियम डोप्ड विद सुफ्रीन ग्रुप एलिमेंट सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर कंसीडर्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल ही होगा। आप ऐसे मत लीजिए, आप ऐसे मान लिए फॉस्फोरस के एक एटम को आपने लाया तो फॉस्फोरस के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन होते हैं और बाहर बाहर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार्ज तो मेंटेन रहता है, बट जो कंडक्शन बैंड है हमारा उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखता है। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा? जी हाँ, सिंपल। अब जो वैलेंस बैंड है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम दिखेंगे। ये देखिए, ये चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे, तो इसे मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। बोरॉन आइटम ऑक्यूपाई नॉर्मल पोजिशन ऑफ सम एटम ऑफ सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन जहाँ पे था वहाँ पे कौन आ गया? बोरॉन। बोरॉन आइटम हैज़ ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सिलिकॉन के कितने, ये बॉन्डिंग करके दिखाई गई है। ये एक सिलिकॉन इस सिलिकॉन का, तो ये एक इस सिलिकॉन का। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग। तो ये बोरॉन का 1 2 और इसमें एक 3। ठीक है, ऐसे 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे ये होल है। ओके, देखिए ये बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो रेड वाला दिखा है ना मैंने, ये सिलिकॉन का, और एक जो ये खाली है ये बोरॉन का है। इट डज नॉट हैव इनफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड विथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इट इज़ 2 3, तो वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक बोरॉन 3 सिलिकॉन से ही बॉन्ड बनाएगा। Boron atom forms bond with 3 silicon atom. Only missing fourth electron creates an electron valency called as a hole. Shows the hole in the valence band of p-type semiconductor. अभी जो डायग्राम है वो होल दिखा रहा है जो मैंने ऊपर बना दिया। अ होल हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी। मतलब जो होल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन बगल से लेता है। ठीक है, दस जो होल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैंने इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करके बताया था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। द इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड moves under the influence of an applied potential, the whole moves in opposite direction। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो होल्स किसकी तरफ जाते हैं? नेगेटिव टर्मिनल्स। मतलब होल्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप याद रखिए, रिमेंबर वेदर द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर आपको याद हो मैंने बोला था। ठीक है, दूसरा, क्यों? भले एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है या कम आ रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है तो जो जो डोपेंट आ रहा है उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन ही है, एक न्यूट्रल एटम आ रहा है। आप ऐसे सोचिए, चार्ज बिल्कुल नहीं आता। An N-type semiconductor such as silicon doped with phosphorus has more electron than those needed for bonding and thus has electron in partially filled conduction band. A p-type semiconductor such as silicon doped with boron has less electron than needed for bonding than thus has vacancies in the valence band। ये valence band में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे कम है, जितने होने चाहिए थे उससे कम। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप इसे एकदम इजीली याद रख सकते हैं। Because the charge carriers holes with behaves like a positive charge, the silicon or germanium doped with group 13 elements are called as p-type semiconductor। तो ये था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थियरी। अब आ गए हम अपने फाइनल पार्ट पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसमें एक लिंक दूंगा मैग्नेटिक मोमेंट की। नीचे आप लिंक देख लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दूंगा। तो आप इस कंसेप्ट को पढ़ने के पहले मैग्नेटिक मोमेंट को प्यारे बच्चों ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का कंसेप्ट है ना वो सुपर डुपर हो जाएगा। और उस वीडियो में मैंने लाइव आके पढ़ा है, लाइव मतलब वीडियो लेक्चर है वो। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको देना चाहूँगा। ठीक है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंड में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन दो टाइप का मोशन करता है, एक उसका खुद का स्पिनिंग मोशन होता है और एक उसका ऑर्बिटल मोशन होता है। ऑर्बिटल मोशन मतलब वो जो इसमें ऐसे घूमने वाला है। ठीक है,
और एक उसका खुद का एक्सिस ये वाला। ठीक है, तो दो टाइप का मोशन दिखाता है। तो अब हम सब जानते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन दिखाता है तो इट ऑलवेज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो अब दो टाइप का मोशन है तो दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो एक होता है स्पिन मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जनरली होता क्या है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से कैंसिल हो जाता है, या फिर बगल वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यहाँ पे स्पिन कहना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मैं ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए ये एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, ऐसे बगल में ही कोई दूसरा एटम था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो उसका भी ऑर्बिटल मोशन था, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देती है। सर आपने एक शब्द यूज़ किया मैग्नेटिक मोमेंट। जी हाँ, जी हाँ, मैंने ये शब्द यूज़ किया। मैं इसकी मीनिंग आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो बगल वाले एटम या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की वजह से वैनिश हो जाएगा, जिसे हम आगे चल के हायर लेवल पे क्वेंचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेंचिंग। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, स्टेट बोर्ड है तो ऐसी ना हो कि चीज़ें बाउंसर जाने लगे। ठीक है, तो आप इन शॉर्ट ऐसा मान लीजिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाती है क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है। आगे चल के आप हायर स्टैंडर्ड में या फिर जेई नीट लेवल पे ये भी पढ़ोगे कि एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का क्वेंचिंग नहीं होता, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट में स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अब स्पिन कर रहा है उसके एक्सिस के अलोंग, खुद की एक्सिस पे। एक तो ऑर्बिटल एक्सिस होती है और एक उसका खुद का एक्सिस होता है। सर खुद का एक्सिस मतलब मान लीजिए एक रास्ता है, आप ये रास्ते पे यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, मान लीजिए एक पॉइंट के लिए आप यहाँ पे थे, तो ये आपकी एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये आपके रास्ते की एक्सिस है, तो ये रास्ते वाला जो था वो ऑर्बिटल, और ये जो है वो उसका स्पिनिंग मोशन है। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन दो टाइप का मोशन दिखाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, ये स्पिनिंग मोशन है, और दूसरा था ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अब स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो भी कैंसिल हो सकता है अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर आप कह सकते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दोनों जगह ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी ऑर्बिटल का अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट स्पिन दिखा रहा है तो वो कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टाइनी मैग्नेट की तरह, और उसके अंदर एक परफेक्ट वैल्यू होगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से बाकायदा समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, उसमें कैलकुलेशन को भी काफ़ी अच्छे से बताया है। तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि अगर कोई एक सब्सटेंस है उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जी हाँ मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जी हाँ नॉन मैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब जनरली होता क्या है इसमें जो मैंने क्रिस्टल लिया था, अब एक क्रिस्टल था, इसमें ढेर सारे एटम होंगे, जो भी, अगर आप मेटल ले रहे हो, उसमें तो जनरली मेटल आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऐसा मेटल आयन के फॉर्म में रहता है। अगर आप आयनिक सॉलिड ही ले रहे हो तो उसमें तो ऑलरेडी आयन होंगे। तो मैं इन जनरल मेटल लेता हूँ और उसमें एटम बोलता हूँ, हालांकि आप एटम को मेटालिक आयन भी ले सकते हैं। तो अगर पेयर्ड नहीं है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो क्या होता है, ऐसे एटम का एक ग्रुप बन जाता है, ऐसे मेटल आयन का एक ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, और वो डोमेन को हम ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ऐसे एरो से, वर्टिकल एरो, ये डाउनवर्ड एरो भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जो मेटल एटम जो मेटल के क्रिस्टल में आयन के फॉर्म में रहते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। अब ये डोमेन कैसा होता है उसके ऊपर उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिसाइड करती है। अगर डोमेन ऐसे ऊपर नीचे है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। बट अगर वो एक ही डायरेक्शन में रहे तो इस प्रॉपर्टी को हम जनरली फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ग्रुप है मेटल आयन का, इसे ही हम डोमेन कहते हैं। आगे चल के इन सब चीज़ों को आप सीखेंगे किसमें, फेरोमैग्नेटिज्म में, हायर लेवल पे। फिलहाल के लिए आप इतना कन्फ्यूजन मत लाइए। अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता तो आप इस कंसेप्ट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एंट्रेंस में आता है, ठीक है। आगे देखिए, magnetic property of solid can be understood easily in terms of classical picture of electron. The electrons spin about their own axis. The spinning electron acts like a tiny magnet because their spinning action generates induced मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से, मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अंदर वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई। और क्यों आई, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन द अनबैलेंस्ड स्पिन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, हाउएवर when electrons are paired their spin is balanced, so no magnetic property is observed. So basically, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता है और नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसे मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बताया, वो कैंसिल हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब ये डायमैग्नेटिक क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और जब भी आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ऐसे ऐसे जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाते हैं। क्यों, क्यों, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड में खुद पोल होते हैं, कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जैसे ये सब्सटेंस आता है, जैसे ही ये सब्सटेंस आता है, इसमें तो कोई पोल क्रिएट हुआ नहीं है, इसीलिए ये रिपेल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे पोल क्रिएट होते तो ये अट्रैक्ट होता। और पोल कब क्रिएट होगा, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द स्पिन एंड हेंस कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट। वही बात है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग से मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, sodium chloride, water and benzene are some example of diamagnetic substance. अब आता है paramagnetic substance या paramagnetic solid. The substances with unpaired electron are weakly attracted by magnetic field. These substances are called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब आप जब भी पढ़ेंगे ना ये सब, वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड, ऐसा लिखा होता है। ये वीकली क्यों, क्यों, आप ऐसा मान लीजिए, कोई अगर एक सॉलिड है, तो सॉलिड में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में होता है ना। तो कंपेयर टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बहुत कम आती है, ठीक है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बहुत कम आती है, इसीलिए वीकली अट्रैक्टेड एंड वीकली रिपेल्ड का प्रयोग किया जाता है। द स्पिनिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट। यही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। The substance is attracted by magnetic field because of magnetic movement. It is important to understand that these substances exhibit magnetism in presence of external magnetic field only. मतलब ये सब्सटेंस तभी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे जब आप इनको किधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटेगी, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। जैसे कि ऑक्सीजन है, Fe3+ है, Cr3+ है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब नेक्स्ट आ जाता है फेरोमैग्नेटिक। देखिए एक स्पेशल टाइप का कैटेगरी है। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको डोमेन शब्द का प्रयोग किया था। डोमेन जो ग्रुप ऑफ मेटल का होता है या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का होता है, जो जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके जो एरो होते हैं ये रैंडम होते हैं, जो डोमेन होते हैं वो रैंडम होते हैं, बट जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सारे अलाइन हो जाते हैं, सारे अलाइन हो जाते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इन सब्सटेंस को एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखो, फिर देखो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। द सब्सटेंसेस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है।
दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। देखिए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा कहना अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं Fe जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। तो डी में अगर आप देखें तो डी में उसके 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4, ये 5 और ये, एक सेकेंड मैं वापस ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, 3 नहीं 4 होंगे। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोबाल्ट में देखेंगे तो और कम है, निकल में और कम है। ठीक है, निकल का क्या होगा 3d8 4s2, तो 3d8 ले लेंगे तो निकल में सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। फिर भी इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना है, जबकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में भी होते हैं, तो इनमें क्यों फेरोमैग्नेटिज्म आया? तो सिंपल सी बात है, ये जो डोमेन वाली थियरी मैंने बताया उससे ये सब कुछ होता है। दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो उनकी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के बाद भी रह जाती है। कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही दिखती है। ठीक है, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, बियॉन्ड दैट टेम्परेचर, बियॉन्ड दैट टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज नॉट ऑब्जर्व्ड। मतलब सिंपल शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस टेम्परेचर के अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखेगी। तो होता क्या है, तो ये सारे सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, उसके बाद उनका फेरोमैग्नेटिज्म वैनिश हो जाता है एंड दे ऑल बिकम पैरामैग्नेटिक। फिर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज Fe जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये 850 तो आयरन का जो टेम्परेचर है वो 850 केल्विन है। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने आयरन को हीट कर दिया तो आयरन की फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो जाएगी, मतलब वो फेरोमैग्नेटिक की तरह नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। कौन सा टेम्परेचर, 850। इसी तरह हर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर के ऊपर अगर उसे हीट किया गया तो उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो जाती है, और इसी टेम्परेचर को प्यारे बच्चों कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो हाउ कैन यू डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच on heating the ferromagnetic property of the substance gets vanished and it behaves as a paramagnetic substance। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सॉलिड स्टेट, और इसी के साथ आज सॉलिड स्टेट खत्म होता है। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर बनाने वाले हैं, और दैट टू डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर रिक्वेस्ट। विच एवर क्वेश्चन यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू कैन आस्क दोस्त। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे और आप ढेर सारे कमेंट करेंगे कि आपको एक्सरसाइज चाहिए, तभी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे रैंडम अपने डाउट पूछिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो इसी तरह हमने कंप्लीट किया अपना एक पहला चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का। इससे मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन। ठीक है, और उसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट।